गाइज, आई एम कविता गुप्ता, जूनियर एडवोकेट। मैं अभी न्यू एडवोकेट हूँ और मैंने कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया है। मेरे मन में कई सवाल हैं कि जैसे नए एडवोकेट जल्दी सफल कैसे हों, स्ट्रगल जो है लंबा चलता है, अर्निंग जो है कब तक मैं कर पाऊँगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम जल्दी सफल नहीं हो पाते हैं कोर्ट में तो फिर हम जो है अपने रास्ते से भटकने लगते हैं, किसी और काम की तरफ जाने लगते हैं। तो मैं आज ये जानना चाहूँगी और मेरे मन में ये सवाल है कि ऐसा क्या करूँ मैं कि मैं कोर्ट में जल्दी सफल हूँ और मेरी प्रैक्टिस जल्दी चलने लगे। आज मैं जो ये मेरे सवाल हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मेरे ही जैसे स्ट्रगल करने वाले जूनियर अधिवक्ता हैं, ये सवाल उनके भी मन में चलता होगा। तो मैं आज अपने इन्हीं सवालों का जवाब अधिवक्ता शाहीन मैम से जानना चाहूँगी और मैं देखती हूँ कि शाहीन मैम मेरे इन सवालों का क्या जवाब देती है। उम्मीद है कि जहाँ तक है वो मुझे सटीक और सही जवाब देंगी और इस तरह मेरी कन्फ्यूजन दूर होगी। तो आइए हम शाहीन मैम से बात करते हैं और उनसे रूबरू कराते हैं आप सभी को। जो सवाल अभी फ्रेशर एडवोकेट कविता गुप्ता ने आप समक्ष रखे वो उनके ही इंडिविजुअल सवाल नहीं है, वो हर एक फ्रेशर के सवाल हैं। हर एक जूनियर अधिवक्ता ये इस तरह से इन प्रॉब्लम से फेस करता है। वो सही गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से, सही सीनियर ना मिल पाने की वजह से अपने जो अच्छा एक मुकाम पा सकते हैं उस मुकाम को पाने से पहले भटक जाते हैं और उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। वो कहीं के नहीं रहते, ना ही तो वो अच्छे से अपना स्टडी कर सकते हैं टेंशन में, और ना ही वो अपने कहीं स्पेशली जो LLB किए हुए हैं उन लोगों के लिए ये बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है कि ना ही तो वो अच्छे से कहीं जॉब कर पाते हैं टेंशन की वजह से, और ना ही वो कहीं वकालत पेशे में सफल हो पाते हैं। तो क्या करना चाहिए ताकि वो अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रख पाएँ और स्टडी के साथ साथ में वो अपना वकालत पेशे में भी सफल हो पाएँ। चूँकि स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो आप वकालत पेशे में भी सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ वकालत में जाएं और अपनी वकालत स्टार्ट कर दें तो शायद पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो ये सही नहीं है। पढ़ना भी ज़रूरी है और पढ़ने के साथ साथ वकालत भी करना ज़रूरी है, और प्लस वकालत में सफल होना भी ज़रूरी है ताकि आप अपने अच्छे से अर्निंग करें, अपने घर परिवार का खर्च उठा पाएँ। और स्टेप बाय स्टेप आंसर करूँगी। पहला क्वेश्चन है कि सभी जो फ्रेशर जूनियर हैं उनको चाहिए कि वो जैसे ही LLB करना शुरू करें उसी टाइम से वेयर एक्ट पे अपनी कमांड रखें, क्योंकि वेयर एक्ट पे अगर आपकी अच्छे से कमांड है तो आपको हर एक प्रॉब्लम का आंसर देने के लिए आप रेडी रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट ने आपको कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमारी FIR 307 सेक्शन के तहत हो गई है या 109 के सेक्शन के तहत हो गई है। अभी भी चूँकि भले ही BNS आ गई है बट अभी भी लोग पुराने सेक्शंस को ही बोलते हैं चूँकि वो रटे हुए ये रीज़न है। तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हाँ वो वही सेक्शन बोल रहे हैं जो BNS में है। खैर, तो आपको अगर पूछे कोई 307 या 302 के तहत हमें सज़ा हुई है तो क्या मेरा स्टे हो पाएगा, क्या हमारी बेल हो पाएगी, तो आप इस सब चीज़ का तभी अच्छे से उस सेटिस्फाइड क्लाइंट को कर पाएंगे जब आप बेयर पढ़े होंगे, बेयर के एलिमेंट्स आप पढ़े होंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जजेस अगर बेयर के जो एलिमेंट हैं उनके तहत अगर आप ऑफेंस किया गया है तब, और जो क्रिमिनल केसेस में खासकर बेयर के जो एलिमेंट हैं उन्हीं में ही सारी चीज़ें छिपी होती हैं कि हमें कैसे अपने क्लाइंट्स को बचाना है और किन कारणों से हम हार सकते हैं या हम केस को जीत सकते हैं। तो पहली चीज़ हो गई, आपको बेयर पे अपनी कमांड करनी है और ये आपको ड्यूरिंग LLB से ही करना है। और दूसरी चीज़ें हैं, आपको कंटिन्यू अगर हो सके तो ड्यूरिंग LLB ही कुछ घंटा 2 घंटा टाइम निकाल कर मतलब अपना हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट में अगर चाहें तो आप मुंशी का काम शुरू कर सकते हैं, लोअर कोर्ट में चाहें तो आप वहाँ पे भी घंटा 2 घंटा के लिए अपने जा सकते हैं। और फिर उसके बाद में आपको चाहिए कि भले ही आप कंटिन्यू जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद में भी भले ही आप 2 घंटा जाएँ, 3 घंटे के लिए जाएँ, 4 घंटे के जैसा भी आप टाइम मैनेज कर पाएँ, आपको हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट ज़रूर जाना है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो आपके जजेस के बारे का व्यू नहीं पता होगा, आपको कोर्ट के बारे में व्यू नहीं पता होगा। बहुत सारे क्लाइंट्स जजेस का व्यू जानना चाहते हैं, यानी कि ये जानना चाहते हैं कि जजेस किस कोर्ट के जज कौन हैं,
कुछ अधिवक्ता जो काम देते हैं कचहरी, वो भी ये क्वेश्चंस कर देते हैं कि भैया कौन से कोर्ट में कौन से जज साहब हैं। तो ये सब चीज़ें आपको तभी पता होंगी और कोर्ट का व्यू आपको तभी पता होगा जब आप रेगुलर होगे। और रेगुलर होने से या कोर्ट का व्यू होना यहाँ पे भी ज़रूरी है कि अगर आपको जज जो भी जस्टिस हैं जिनकी कोर्ट में आपका केस लगा है, उनका अगर आपको व्यू पता है कि इस केस में इस ग्राउंड्स पर हम ये कोर्ट रिलीफ देती है या नहीं देती है, अगर ये चीज़ें आपको पता है तभी आप अपने केस को जीत पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको व्यू नहीं पता है कोर्ट का, तो किसी भी कोर्ट में कभी भी आप खड़े हो जाएंगे और इस तरह से आपका जो केस आप शायद उसको जीत सकते थे वो आप हार जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंटिन्यू कोर्ट जाएँ, अपना टाइम मैनेजमेंट करें और उसके बाद में आपको कोर्ट के जितने भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट हैं, लीडिंग केसेस हैं, वो सब चीज़ें पढ़ते रहना चाहिए। उससे भी आपको पता चलेगा कि लीडिंग केसेस हैं, उन केसेस का हवाला देकर आप अपनी प्लीडिंग में या ड्यूरिंग आर्गूमेंट के बोल के आप रिलीफ पा सकते हैं। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप ऑर्डर्स को और केस लॉ को पढ़ें इस तरह से। और दूसरी चीज़ है, जब भी आप कोर्ट आएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि पैसे का लालच नहीं करें, क्योंकि अगर आप पैसे का लालच शुरू से ही करते हैं तब क्या होता है कि आपको बहुत सारे सीनियर हैं, मोस्टली है लोग वो जो भी चाहे हाई कोर्ट चाहे लोअर कोर्ट हो, पैसा नहीं देते हैं। वो अपने चाय पानी का तो करा देते हैं और हो सके तो 150 दे देते हैं, बट उतने में आपका गुजारा नहीं होने वाला है। तो आप किसी पे सीनियर के पैसे को पूरा ध्यान ना दें, बल्कि आप अपना आएँ और अपनी मेहनत से कोशिश करें कि हम काम करें। और जब आप मेहनत से काम करेंगे, क्लाइंट को सेटिस्फाइड करेंगे, तो आपको खुद ही केस बहुत जल्दी मिलने लगेगा। तो इस पैसों का टेंशन ना करें। और जब आप कोई बंदा पैसे के लिए टेंशन करता है तो वो मन से काम नहीं कर पाता है। और रही बात सीनियर का काम सिखाने की, बहुत सारे लोग का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सीनियर हमें काम नहीं बताते हैं, नहीं सिखाते हैं। तो कोई भी सीनियर या कोई बंदा किसी को काम सिखाता नहीं है, काम सीखना पड़ता है। अब पहले के ज़माने में फ़ोन इतना नहीं हुआ करता था, अब के टाइम में फ़ोन है। तो जो भी चीज़ें अगर आप देखें तो फ़ोन में उसको फ़ोटोकॉपी ले लें। उस तरह से आप जैसे वकालतनामा फ़ाइल करना है, लिस्टिंग एप्लीकेशन फ़ाइल करना है, इस तरह, या फिर और कोई छोटे मोटे काम हैं जो शुरू में ही फ्रेशर से करवाए जाते, जो भी फ्रेशर एडवोकेट हैं उन्हीं से ही करवाए जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन लिखवाने का काम है। बहुत जगह मैंने देखा है कचहरियों में या हाई कोर्ट में भी इवन कि छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर पाते हैं और जबकि कई साल ज्वाइन के लिए हो जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि एक बार सीनियर ने बताया, 2 बार बताया और उनको लर्न नहीं हुआ। जब लर्न नहीं हुआ तो सीनियर भी समझ जाता अच्छा ये जल्दी कर नहीं पाएगा, तो उसको बताना फिर धीरे धीरे कम कर देते, या किसी के पास टाइम नहीं होता या कुछ सीनियर बताना नहीं चाहते, कुछ भी हो सकता है XYZ। तो आपको चाहिए कि आप जैसे ही कोई चीज़ किसी की फ़ाइल देखें तो उसको आप फ़ोटोकॉपी ले लें, अपने फ़ोन में फ़ोटो ले लें और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ ये चीज़ें इस टाइप से होती हैं। और नेक्स्ट टाइम जब वो काम आपको दिया जाए या आप वो उस टाइप का काम देखें सीनियर के पास, तो खुद उसको करने की कोशिश करें, भले एक बार आप चीज़ पे करके दिखाएं। तो इससे सीनियर को लगेगा हाँ ये कुछ कर सकता है, तो फिर वो आपको काम देगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा हमको बंदा मिले जो हमारे काम को कुछ हमारे हाथ बटा सके। बट काम ख़राब करने के लिए कोई नहीं देगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप काम अपने आप को खुद प्रूव करें कि हाँ देखिए मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरह से सीनियर आपको काम भी देगा, आपको बुलाएगा, आपको इम्पोर्टेंस भी देगा, आपको पैसा भी फिर वो देगा, क्योंकि वही आप जब हाथ बटाएंगे, काम कराएंगे, तो आपको वो जायज़ बात है आपका काफ़ी सपोर्ट करेंगे। तो ये है आपके कोई भी फ्रेशर एडवोकेट को कैसे जम सकता है कोर्ट में, अगर वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में देता है और ये गलतियां नहीं करते हैं, तो हर अधिवक्ता, हर कोई जूनियर हो चाहे सीनियर हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो हाई कोर्ट में सफल, लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी सफल हो सकता है। कि ये वो इम्पोर्टेंट चरण हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं जो हर एडवोकेट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर इंसान कोई भी एडवोकेट ये चीज़ें शुरू में ही डिसाइड कर लेता है, यानी जब उन्होंने LLB करने शुरू किया तभी डिसाइड कर लेते हैं, तब उनको कोई बात की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप LLB करने के बाद में ये चीज़ें डिसाइड करते हैं, तब LLB अगर वो 3 साल या 5 साल जो भी कोर्स आपने किया हो, वो यूँ ही अगर बर्बाद हो जाती है, फिर वो टाइम आप हाई कोर्ट का काम देकर या प्रिपरेशन करके फिर वो स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप LLB करने के टाइम से ही सारी चीज़ें मैनेज करके चल रहे हैं, तो आप मात्र 2 घंटा 3 घंटा हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट ज्वाइन करते हैं और बाद में 4-5 घंटा पढ़ने के लिए बहुत ईजिली आप टाइम निकाल सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कंपटीशन एग्ज़ाम की कर पाएँ।
और जो लोग प्रॉपर अपनी वकालत पेशे में आना चाहते हैं तो वो सफल अधिवक्ता बनने के लिए वो सारी स्टडी उनके काम आएगी। सफल अधिवक्ता बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्टडी करें, बिना स्टडी किए आप सफल नहीं बन सकते। तो ये मुझे आई होप उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे और एक सफल अधिवक्ता, एक सफल जज बनने के लिए या अदर कोई लॉ से रिलेटेड जॉब पाने में ये सारे पॉइंट्स आपकी मदद करेंगे और ये स्टडी आपके काम आएगी। मुझे सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।